नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुमार्स क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। अभी तक हमने पृथ्वी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। मानचित्र में भी हमने देखा कि पृथ्वी में मानचित्र में अगर कोई स्थान हमें ढूंढना हो तो कहाँ से कैसे ढूंढेंगे, और पृथ्वी के साथ साथ सौरमंडल में कौन कौन से और ग्रह हैं। पृथ्वी के हमने प्रमुख परिमंडल के बारे में देखा कि पृथ्वी में कौन कौन से मंडल है, भूभाग, जलमंडल, और कौन कौन से वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें उपस्थित हैं। आज हम देखने जा रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। स्थल रूप ये होते क्या हैं? ये पृथ्वी के ऊपर स्थित सभी घटक होते हैं जिन पे हम लोग निवास कर रहे हैं। ठीक है। पृथ्वी की क्या है कि सभी सतह जो है ये एक समान नहीं है। ये कहीं पर बहुत ज़्यादा ऊंची है, कहीं पर बहुत ज़्यादा नीची है, कहीं पर सागर है, कहीं पर महासागर है। आइए हम देखते हैं। शुरू करने से पहले एक ये इमेज देखते हैं। इसमें क्या दिखाया गया है कि पृथ्वी के स्थल रूप में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि पर्वत, ठीक है, और ये पर्वत की श्रृंखलाएं, ये पठार, झील, ये नदी, समुद्र, इस तरीके से सहायक नदियाँ, ये होती क्या है, सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक। पर्वत क्या होता है? पर्वत ये ऊंचा उठा हुआ स्थान, इसी को कहते हैं पर्वत। पठार जो ऊपर से समतल होता है, इसी को पठार कहा जाता है। पर्वत श्रृंखला जहाँ पर बहुत सारी पर्वत एक साथ लगे हुए हों, इन्हीं को क्या कहा जाता है? पर्वत की श्रृंखला। ये नदियाँ हो गई, ये इसकी सहायक नदी किसे कहते हैं? जो कि मेन नदी में आकर मिल जाती है, उसी को कहा जाता है सहायक नदी। मैदान किसे कहते हैं? जो पूरी तरीके से समतल होता है, इसी को मैदान कहा जाता है। एक जगह रुका हुआ पानी, उसी को क्या कहा जाता है? झील। और ये समुद्र के बारे में हमने पढ़ा। प्रायद्वीप क्या होते हैं? समुद्र के बीच में स्थित कोई स्थल, उसी को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप, या द्वीप भी इस तरीके से कहा जाता है। ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे पृथ्वी के स्थल रूप हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है कि पृथ्वी जो है वो हमारी सूर्य का चक्कर लगा रही है। उसके साथ ही पृथ्वी के अंदर भी कुछ गतियाँ प्रारंभ होती रहती हैं। एक गति जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? पृथ्वी की आंतरिक गति या आंतरिक प्रक्रिया। ठीक है। ये क्या होती है? ये पृथ्वी की सतह कहीं पर, इससे क्या होता है कि पृथ्वी की सतह कहीं पर क्या होती है? बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाती है और बहुत ज़्यादा नीचे धंस जाती है। और दूसरी जो है उसे क्या कहते हैं? बाह्य प्रक्रिया या बाह्य गति। इसके लगातार क्या होता है कि इससे जो भी पर्वत, पठार या जो भी चीज़ें हैं वो टूटती हैं, इससे टूटती रहती हैं, या टूटने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। पृथ्वी की सतह से जो भी पर्वत या पठार टूटकर नीचे गिरते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? घिसकर उन्हीं को क्या कहा जाता है? अपरदन की प्रक्रिया कहते हैं। अपरदन की प्रक्रिया होती क्या है? अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा सतह जो होती है वो थोड़ी सी नीचे की ओर धंस जाती है। और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा, निक्षेपण किसे कहते हैं? निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा जो भी ये अपरदन हुआ है, जो भी पदार्थ ऊपर से टूट कर नीचे की ओर गिरा है, निक्षेपित हुआ है, उसके द्वारा, निक्षेपण के द्वारा ये पदार्थ एक बार फिर से की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये प्रक्रिया क्या करती है कि ये बहते हुए जल, वायु या फिर बर्फ के द्वारा ये सारी होती हैं ये प्रक्रियाएं, निक्षेपण की और अपरदन की। पर्वत, अब हमने देखा कि विभिन्न स्थल रूपों में उनकी ऊंचाई, ढाल और आधार पर कितने होते हैं? पर्वत, पठार और मैदान 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो पर्वत किसे कहते हैं? पर्वत जो होता है वो पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। मतलब पृथ्वी की सतह की जो प्राकृतिक ऊंचाई है वो पर्वतों के ही बराबर होती है। और पर्वत का शिखर जो होता है ये छोटा, और आधार इनका कैसा होता है? बहुत ही चौड़ा होता है। ये पर्वत जो होते हैं ये ऊपर उठे हुए होते हैं, अपने आसपास के क्षेत्रों से ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं। और कुछ पहाड़ जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो बादलों से भी ऊपर उठे हुए होते हैं। इन पर्वतों पर क्या होता है कि हमेशा बर्फ़ जमी हुई रहती है, और इन जमी हुई बर्फ़ों को ही क्या कहा जाता है? हिमानी। जो कि बहुत सी नदियों का उद्गम स्थल भी यहीं से होता है। बर्फ़ जमी हुई होने के कारण इन नदियों का स्थल रूप कहाँ से होता है? हिमानी से ही होता है, जो कि पर्वतों पे ही पाई जाती है। ठीक। कुछ ऐसे ही पर्वतें जो होती हैं वो समुद्र के भीतर भी होती हैं, जिन्हें हम देख तो नहीं सकते, लेकिन कठोर जलवायु के कारण कभी कभी क्या होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग होता है। वहाँ का धरातल कैसा होता है? खाड़ी या ढाल वाला होता है। धरातल वहाँ का हमेशा ढाल होगा। ठीक है। और यहाँ की जो भूमि होगी वो कृषि योग्य भूमि नहीं होती। पर्वत क्या होता है कि एक रेखा के क्रम में अगर व्यवस्थित होते हैं, जैसा कि हमने देखा कि एक ही जगह पर एक रेखा के क्रम में बहुत सारे पर्वत
व्यवस्थित होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? पर्वत श्रृंखला। जैसे कि एक पर्वत ये दिया हुआ है वलित पर्वत। वलित पर्वत इस तरीके से ये मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ उठा हुआ। ये जैसे कि यहाँ पे ये हिमालय पर्वत है, इसको क्या कहा जाएगा? वलित पर्वत। और इन वलित पर्वतों की जो सबसे ऊपर की जो परत होती है इसको क्या कहा जाएगा? भूपर्पटी, ठीक है। अब हिमालय, अल्पास और एंडीज क्रमशः ये और एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं, ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक। पर्वत भी कितने प्रकार के होते हैं? पर्वत भी 3 प्रकार के होते हैं। एक वलित पर्वत हो गया, एक भ्रंशोत पर्वत हो गया और एक ज्वालामुखी पर्वत हो गया। अभी हमने ये जो पर्वत देखा हिमालय पर्वत, ये किस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है? ये वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। तो हिमालय किस तरीके का पर्वत है? ये वलित पर्वत है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन और रूस का यूराल पर्वत, ये कैसा दिखाई देता है? ये गोलाकार दिखाई देता है और इनकी ऊंचाई भी क्या है? थोड़ी सी कम है। ये बहुत ही पुराने वलित पर्वत हैं। ये कैसे हैं? बहुत पुराने वलित पर्वत हैं, ठीक है। और भारत की जो अरावली श्रृंखला है, विश्व की ये सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण ही ये श्रृंखला थोड़ी सी घिस गई है। अब देखते हैं भ्रंशोक पर्वत किसे कहते हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूटकर एक भाग ऊपर की ओर विस्थापित हो जाता है और एक भाग नीचे की ओर धंस जाता है तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? भ्रंशोत पर्वत। इससे भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। और इसमें जो भाग ऊपर उठ जाता है उसको क्या कहा जाता है? हार्स्ट या उत्खंड कहा जाता है। और नीचे हुए धंसे भाग को क्या कहा जाता है? द्रोणिका या ग्राबेन। और यूरोप के ही ऐसे बहुत सारे पर्वत हैं, जैसे यूरोप का राइन घाटी और वॉसेस पर्वत। ये कैसा है? ये भ्रंशोत घाटी के ही उदाहरण है। ये इमेज में दिखाया गया है कि भ्रंशोत पर्वत होते कैसे। ये ऊपर उठा हुआ भाग जिसे क्या कहा जाता है? उत्खंड। और नीचे झुका हुआ ये भाग जिसे द्रोणिका कहा जाता है। ज्वालामुखी पर्वत किन्हें कैसे कहते हैं? ज्वालामुखी क्रियाएं जब होती हैं तो वो अपने साथ कुछ लावा, जिनको मैग्मा कहा जाता है, मैग्मा ऊपर की ओर लेके आती हैं। धीरे धीरे करके वो मैग्मा बहुत ज़्यादा जम जाता है तो उन्हीं से क्या होता है? ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा, ये क्या है? ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। ये पर्वत होते क्या हैं? ये पर्वत बहुत ही लाभदायक होते हैं। पर्वतों पर ही हमें क्या होते हैं? जल का भंडार होता है, जहाँ से हमें नदियाँ आती हैं, हिमालय, ठीक है। बहुत सी नदियों का स्रोत यही पर्वत से ही होता है। जलाशयों के जल के लिए लोगों तक पहुँचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई और पनबिजली योजना उत्पादन के लिए भी किया जाता है। जब पर्वत से ही नीचे की ओर पानी गिरती हैं तो उनसे क्या होता है? पनबिजली उत्पन्न की जाती है। नदी, घाटी और वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। जो भी नदियाँ निकलती हैं ये किसके लिए उपयोगी होती हैं? कृषि के लिए उपयोगी होती हैं। पर्वतों में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की बहुत सारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जीव जंतु बहुत सारे पर्वतों पर रहते हैं और उनके वनों से हमें बहुत सारा ईंधन, चारा और आश्रय, दूसरे उत्पाद भी मिलते हैं पर्वतों से, जैसे कि गोंद और रेजिन। ये सारे कहाँ पे प्राप्त होते हैं? ये सब पर्वतों से ही प्राप्त होते हैं। और सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग कैसा होता है? ये उपयुक्त स्थान होता है। पर्यटन के लिए भी हम कहाँ पे जाते हैं? पर्वतों पर, हिल स्टेशंस वगैरह पे जाते हैं। तो ये क्या सैलानियों के लिए भी ये उपयुक्त स्थान होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर्वतों पर की जाती हैं। ये है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण। ये इस तरीके से अत्यधिक दाब, ये मैग्मा का निर्माण कैसे होता है? अत्यधिक दाब के कारण मैग्मा का निर्माण होता है। तो इस तरीके से जब ज्वालामुखी ये निकलता है, इसी को क्या कहा जाता है? ये लावा या मैग्मा, ठीक है। ये राख और भाग जब जाके नीचे यहीं पर धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है, जमता रहता है, तो इन्हीं से क्या होता है? ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। अब पर्वतों के बाद आते हैं पठार पर। पठार क्या होते हैं? ये पठार भी उठी हुई भूमि ही होती है, लेकिन ये ऊपर से कैसी होती है? सपाट होती है, ठीक है। और यह आसपास के क्षेत्रों से थोड़ी उठी हुई होती है। जो भी हमारा मैदान है, मैदान से थोड़ी सी ऊपर उठी हुई भाग को ही हम क्या कहते हैं? पठार। और जैसे कि पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है, ठीक। पर्वतों की तरह पठार में भी ये नए या पुराने हो सकते हैं। जैसे कि भारत में कौन सा है? दक्कन का पठार, ये पुराने पठारों में से एक है। और कौन कौन से पठार हैं? केन्या, तंजानिया और युगांडा का, पूर्वी अफ्रीका के पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, इस प्रकार के उदाहरण हैं। जो तिब्बत का पठार है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ये समुद्र तल से 4 से 6 हज़ार मीटर तक ऊंचा है। पठारों में भी बहुत से उपयोगी होते हैं कि पठारों में क्योंकि बहुत सारे खनिज हमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलते हैं,
इसीलिए पठारों पर ही क्या होता है कि खनन की प्रक्रियाएं की जाती हैं। ठीक, खनन से फिर क्या होता है, खनन के लिए प्रसिद्ध कुछ अफ्रीकी पठार, जैसे अफ्रीका का पठार सोना और हीरों की खानों के लिए प्रसिद्ध है। जो भारत का छोटा नागपुर का पठार है, इसमें लोहा, कोयला तथा मैग्नीशियम के बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ये एक पठार का चित्र दिया गया है इस तरीके। पठारी क्षेत्र में भी क्या होता है कि बहुत से जलप्रपात बनते हैं। जलप्रपात ही क्यों होते हैं कि क्योंकि यहाँ पर नदियाँ बहुत ही ऊंचाई से गिर रही होती हैं, तो यहाँ पर जलप्रपात का निर्माण होता है। भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है, इस पर स्वर्णरेखा नदी स्थित है, जिससे क्या, जहाँ पर क्या है, हुंडारू जलप्रपात। और कर्नाटका में जो लोग जलप्रपात, कर्नाटका में कौन सा जलप्रपात है, जोग जलप्रपात। इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। तो छोटा नागपुर पठार में स्वर्णरेखा नदी से बनने वाले कौन कौन से, हिंडारू जलप्रपात और कर्नाटका में जोग जलप्रपात, भारत में ये इनके उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुर मात्रा होती है, ठीक है, जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। ये सारी काली मिट्टी कहाँ पे, पठारों में ही पाई जाती है। कई पठारों में रमणीय स्थल भी होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो इस तरीके से पर्वत और पठारों के उपयोग हम जीवन में करते हैं। मैदान किसे कहते हैं? मैदान ये क्या होता है, ये एक समतल भूमि का बहुत बड़ा भाग होता है। मतलब जितनी भी हमारी मनुष्य की जो भी क्रियाएं होती हैं वो कहाँ पर, ज़्यादातर मैदानी भागों में ही होती है। इनका जो होता है, ये समुद्र तल से 200 मीटर की अधिक ऊंचाई पर नहीं स्थित होते। इनकी मैक्सिमम ऊंचाई कितनी होती है, सिर्फ 200 मीटर ही होती है, ठीक है। कुछ उर्मिल तथा तारंगित भी हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियाँ और उनकी सहायक नदियों के ही द्वारा बने होते हैं। मैदान ये बनते कैसे हैं, नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा जो भी निक्षेपण या अपरदित पदार्थ जो भी होते हैं वो अपने साथ ले जाए जाते हैं और निक्षेपित होकर ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। पर्वतों से निक्षेपित होने के बाद ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर ये एक जगह पर मैदान का निर्माण करते हैं। वे अपरदित पदार्थ अपने साथ आगे की ओर ले जाते हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे कौन कौन से पदार्थ होते हैं, बालू, पत्थर, सिल्क और घाटियों में निक्षेपित कर देते हैं। इन्हीं निक्षेपों से क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान क्या होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ये नदियों द्वारा निक्षेपित पदार्थ होते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही अधिक उपजाऊ ज़मीन होती है। यहाँ पर परिवहन का निर्माण करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला भाग होता है ये कहाँ पर निवास करता है, ये मैदानों में ही निवास करता है। और जो कुछ बड़े मैदान हैं वो कहाँ पर, एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में कौन कौन से हैं, भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान ये, और चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान क्या होता है, ये मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने और खेती के लिए ये भूमि कैसी होती है, ये समतल भूमि होती है जिनमें प्रचुरता होती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है जहाँ पर हम कृषि जैसी प्रक्रियाएं कर सकते हैं, ठीक है। यही कारण होता है कि खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। गंगा का मैदान क्या है, देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अगर देश में सबसे अधिक जनसंख्या स्थित है तो वो कहाँ पर है, गंगा के मैदान में स्थित है। एक होता है स्थल रूप और लोग, मतलब स्थल रूपों में लोग कैसे निवास करते हैं, कैसे रहते हैं, इनके बारे में दिखाया गया है कि स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन थोड़ा सा कठिन होता है मैदानी क्षेत्रों के कंपैरिजन में, तो मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में क्या होता है कि हम फसलें या कृषि कर सकते हैं। इस तरीके का मैदान जो ये दिखाया गया कि मैदान में हम कृषि कर सकते हैं, फसल उगा सकते हैं, घर बना सकते हैं। मैदान में ही हम सड़कें, और पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है ये सारी गतिविधियां करना। विभिन्न प्रकार के जो स्थल रूप हैं, यहाँ पे रहने वाले लोगों का रहन सहन और तरीक़ों में क्या होता है कि थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे मैदानी भाग में जो लोग रहेंगे उनके रहने में और पर्वतीय भागों में जो लोग रहेंगे उनके रहने में हमेशा थोड़ा बहुत अंतर होता है। कुछ अंतर होते हैं। और प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़, ये सारा क्या करते हैं, ये बहुत विनाश कर देते हैं। और आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनसे आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीक़ों से जल एवं स्थल के उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। मतलब जल और स्थल का प्रयोग हम कैसे कैसे किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं, इनका अगर इनका पता लगाना हो तो हम अपने आसपास की चीज़ों को देखेंगे तो इससे हम पता लगा सकते हैं। स्थल का हम प्रायः क्या करते हैं कि बहुत ही गलत तरीके से उपयोग करते हैं। जैसे उपजाऊ मिट्टी पर मकानों का निर्माण करना, जो भी उपजाऊ मिट्टी है अगर हम वहाँ पर मकानों का निर्माण कर देंगे तो उससे क्या होगा
कि जो भी कृषि कार्य जो भी है वो संभव नहीं हो पाएगा। और कूड़ा, अगर हम किसी नदी में कूड़ा फेंक देते हैं, किसी भी भूमि पे या पानी में फेंक देते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो नदियाँ गंदी हो जाती हैं। प्राकृतिक रूप से इसका महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। जो भी उपलब्ध भूमि है हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। ठीक है, हम अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं उन सब का ख्याल रखें, प्रकृति का ख्याल रखें, प्रकृति में हम कूड़ा कचरा ना करें कहीं पर। यहीं पर ये जो स्थल रूप का चैप्टर था ये समाप्त होता है। इस पे हमने देखा कि पर्वत, पठार और मैदान कैसे तीनों अलग हैं, कौन कौन से स्थल रूप होते हैं। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा मेन कि पर्वत, पठार, मैदान, झील, ये सारी क्या है, ये पृथ्वी के स्थल रूप हैं, प्रमुख स्थल रूप हैं। इसके साथ ही यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले